हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे चैनल विजन सक्सेस पर। आपके लिए यहाँ पर प्रतिदिन रेगुलर यूपीटीईटी जो आगामी परीक्षा है उसके लिए आपको क्लासेस दी जा रही हैं। आप लोग मेरे चैनल के साथ जुड़कर आसानी के साथ यूपीटीईटी का पेपर निकाल सकते हो और मेरे साथ जुड़कर तैयारी कर सकते हो। आपके लिए प्रतिदिन यहाँ पे ईवीएस सीडीपी की अभी क्लासेस दी जा रही हैं। उसके बाद आपके लिए संस्कृत, हिंदी, मैथ की भी क्लासें जल्दी से स्टार्ट कराई जाएंगी। तो आइए हम आते हैं अभी इम्पोर्टेंट मोस्ट क्वेश्चन होते हैं जो आपके सीडीपी में वन लाइनर, उनकी बात करते हैं। आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। सबसे पहला इसमें क्वेश्चन पूछा गया था, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, ये किसका कथन है? मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसका कथन था? यह कथन है स्किनर महोदय का। इन्होंने कहा था कि यदि मनोविज्ञान है तो वह शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यानी कि मनोविज्ञान में शिक्षा का बहुत ही महत्व है। इसके बाद आइए, आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ क्या है? आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ क्या है? तो आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ है व्यवहार का अध्ययन करना, क्योंकि समय के साथ ही मनोविज्ञान का अर्थ भी परिवर्तित होता आ रहा है। अभी वर्तमान में देखा जाए तो मनोविज्ञान को माना जाता है व्यवहार का अध्ययन। एक व्यवहारवादी हुए वाटसन, तो वाटसन महोदय कैसे थे? व्यवहारवादी थे। बुद्धि लब्धि के मापन के जन्मदाता है टर्मन। यदि पूछा जाए बुद्धि लब्धि के मापन के जन्मदाता कौन है, तो टर्मन महोदय। मानसिक आयु का विचार सर्वप्रथम दिया था बिने द्वारा। मानसिक आयु, यदि पूछा जाए कि मानसिक आयु का सर्वप्रथम किसने विचार दिया था, तो बिने के द्वारा दिया गया था। बुद्धि लब्धि का विचार दिया था टर्मन ने। दोनों में थोड़ा सा अंतर है। मानसिक आयु का विचार पूछा जाए तो दिया था बिने ने, और बुद्धि लब्धि का विचार पूछा जाए तो दिया था टर्मन ने। बुद्धि लब्धि बराबर होता है मानसिक आयु बटी वास्तविक आयु गुणे 100। बुद्धि लब्धि बराबर होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। यदि पूछा जाए किसी बच्चे की मानसिक आयु 120 है जबकि उसकी वास्तविक आयु 100 है, गुणे 100, इससे निकाल के आप क्या उसकी बुद्धि लब्धि को ज्ञात कर सकते हो। अब आ जाइए, कुछ इसमें विकार होते हैं मनोविज्ञान के, पढ़ने संबंधी, सुनने संबंधी, देखने संबंधी। तो इसमें पूछा गया था डिसलेक्सिया क्या है? तो डिसलेक्सिया आपका पठन संबंधी विकार है, यानी जो बच्चे पढ़ने में असुविधा होती है वह कौन सी बीमारी कहलाती है? डिसलेक्सिया। आगे वाला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष कौन सा माना जाता है? तो यह माना जाता है आपका 1900 ईस्वी। जो 19वीं और 20वीं शताब्दी है तब से यहाँ पे शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का समय माना जाता है। थॉर्नडाइक को शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? थॉर्नडाइक महोदय को। पियाजे के अनुसार औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की आयु कितनी होती है? 11 से 15 वर्ष तक। पियाजे ने 4 प्रकार की अवस्थाएं बताई थी, उसमें से जो आपकी सबसे अंतिम होती है वह होती है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था में बच्चा अमूर्त चिंतन करने लगता है। इस अवस्था में बच्चा अमूर्त चिंतन करने लगता है। टर्मेन के अनुसार जड़ बुद्धि वाले बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? 71 से कम। यानी कि टर्मेन महोदय के द्वारा बताया गया है कि जिस बच्चे की बुद्धि लब्धि 71 से कम है वह जड़ बुद्धि बालक कहलाएगा। गर्भाधान से लेकर जन्म तक की अवस्था का समय कहलाता है गर्भावस्था। क्या कहलाता है? गर्भाधान से लेकर जन्म तक की अवस्था का समय कहलाता है गर्भावस्था, यानी 9 माह। नवजात शिशु का भार होता है लगभग 7.5 पाउंड। यहाँ पर ऑप्शन में 7 या 8 भी आ सकता है। यदि आपको याद करना तो नवजात शिशु का भार होता है लगभग 7.5 पाउंड। बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं थॉर्नडाइक महोदय। इन्होंने बहुकारक सिद्धांत भी दिया था। बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं थॉर्नडाइक महोदय, जिन्होंने बहुकारक सिद्धांत दिया था।
इन्होंने बुद्धि के कई कारक बताए हैं। NCT का पूर्ण रूप क्या होता है? नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। NCT का पूर्ण रूप होता है नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। उपनयन संस्कार शिक्षा काल में किया जाता था। एक संस्कार जो आपके 16 संस्कार होते हैं उसमें से एक होता है उपनयन संस्कार। तो उपनयन संस्कार किस शिक्षा काल में किया जाता था? यह किया जाता आपका वैदिक काल में। जब पुरानी परंपराएं चलती थी वैदिक काल में, तब उपनयन संस्कार को किया जाता था। साइजोइड वर्ग के अंतर्गत कैसे बालक आते हैं? शारीरिक अपंग वाले बालक। यदि पूछा जाए साइजोइड वर्ग के अंतर्गत कैसे बालक आते हैं, तो शारीरिक अपंग बालक। विशिष्ट बालकों के प्रकार बताएं। विशिष्ट बालक, वैसे तो पर्टिकुलर कोई भी बालक हो वह अपने आप में क्या होता है? विशिष्ट होता है। फिर भी हम लोग पिछड़े बालक है तो उसे ऐसा नहीं कह सकते कि विशिष्ट बालक नहीं है, वह भी एक विशिष्ट बालक की कैटेगरी में आएगा। पिछड़े बालक, मंदबुद्धि बालक और प्रतिभाशाली बालक, ये तीनों प्रकार के बालक विशिष्ट बालकों में आते हैं। अपराधी बालक से तात्पर्य क्या होता है? अपराधी बालक से तात्पर्य होता है वह समाज में असामाजिक कार्य करे, यानी कि किसी को फालतू में मार देना, कुछ शैतानी करना, इधर उधर भागना, आपको ऐसा लगेगा कि कह कुछ असामाजिक कार्य कर रहा है, तो वह कहलाता है अपराधी बालक। आप लोग देखते होंगे अपने समाज में या गाँव में कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो किसी न किसी बात पे किसी न किसी से लड़ता झगड़ता रहता है, तो वह भी उस प्रवृत्ति में आ सकता है अपराधी बालक में। शिक्षण प्रक्रिया के मुख्य चर कौन से होते हैं? तो शिक्षण प्रक्रिया के मुख्य चर मुख्यतः 3 ही होते हैं, जिनमें आपका मध्यस्थ चर होता है पाठ्यक्रम। मध्यस्थ चर से तात्पर्य है कि जो बच्चे और टीचर में किसका काम करे? एक मध्यस्थता का काम करे, वह कहलाता है हमारा पाठ्यक्रम। आश्रित चर होता है छात्र और स्वतंत्र चर होता है शिक्षक। शिक्षण प्रक्रिया को त्रिध्रुवीय किसने कहा है? जॉन डीवी महोदय ने। शिक्षण प्रक्रिया को त्रिध्रुवीय माना है जॉन डीवी महोदय ने। त्रिध्रुवीय प्रक्रिया में स्मिथ महोदय ने कार्यभाग किसे माना है? शिक्षक। त्रिध्रुवीय प्रक्रिया में स्मिथ महोदय ने कार्यभाग किसे कहा है? शिक्षक को। रॉस ने संवेग को कितने भागों में बांटा है? 3। कौन कौन से संवेग बताए इन्होंने? ज्ञानात्मक संवेग, क्रियात्मक संवेग, भावात्मक संवेग। रॉस ने संवेग को कितने भागों में बांटा? 3। ज्ञानात्मक संवेग, क्रियात्मक संवेग, भावात्मक संवेग। शिक्षण के आधार पर कितने चर होते हैं? 3 चर। शिक्षक, छात्र, पाठ्यक्रम। शिक्षण जो प्रक्रिया होती है उसमें 3 मुख्यतः चर होते हैं, शिक्षक होता है, छात्र होता है और पाठ्यक्रम होता है। इसके बाद आइए, भारत के संविधान में किसके लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है? तो भारत के संविधान में 6 से 14 वर्ष के बालकों को लिए, चाहे वह बॉयज़ हो या गर्ल्स हो, सभी के लिए मुफ्त शिक्षा का प्रावधान किया गया है। उनका मूल अधिकार बनता है कि वह शिक्षा प्राप्त करें। 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए निःशुल्क शिक्षा का, अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है हमारे संविधान में। तत्परता का नियम किसने दिया था? दिया था थॉर्नडाइक महोदय ने। उन्होंने तत्परता, अभ्यास और प्रभाव 3 प्रकार के नियम बताए थे और 5 मुख्य गौड़ नियम भी बताए थे, जो हम डिटेल में आगे चर्चा करेंगे। अभी आपको याद करना है तत्परता, अभ्यास, प्रभाव। ये आपकी पहली मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है। इसमें आपके लिए CDP का पहला पेज दिया जा चुका है। आप लोग मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, आपके लिए ऐसे ही प्रतिदिन 2 से 3 वीडियो दिए जाएंगे और आप लोग इन फैक्ट्स को सीधा याद करिए। आपके पेपर में सीधे डायरेक्ट प्रश्न यहीं से मिलेंगे आपके लिए देखने के लिए। आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, लाइक और सब्सक्राइब करिए, कमेंट ज़रूर करिए। थैंक यू। ओके।